हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, गिव मी अ कंफर्मेशन कि आपको स्क्रीन और ऑडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर है क्या? अक्षर, अमनजोत, अंजलि, चेतना, कार्तिक, ऑल गुड। अपने को स्क्रीन वगैरह सही दिख रहा है क्या? एकदम आउट वगैरह आ रहा है अपने को? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पहले तो यार अपोलॉजीज फॉर द डिले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू हो रहा था घर पे करके, तो घर से फटाफट क्लास आना पड़ा। क्लास में अपने को अलग से एक छोटा सा रूम है, वहाँ से अपने को पूरा सेटिंग करके स्टार्ट करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, एंड इतना फिलहाल स्पेस नहीं था, वरना मैं आपको इधर क्लास में बुला लेता। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड अपन लोग क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा पार्ट इसमें बचा नहीं है करके, एक सम और एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर 3-4 एग्जाम्पल बाकी है करके। ठीक है, ओके फेयर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज कम टू, एक अपनी बुक में ना लिखो, आप अपनी बुक में आप लिखो करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अपनी बुक में हेडिंग दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डैश करके आरटीपी नवंबर 22। हेडिंग दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डैश करके आरटीपी नवंबर 22। ठीक है, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है करके। भाई वो चालू नहीं हुआ आदित्य? ठीक है, लिखो ना आप, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, और एलडीआर मार्क करो इसको। और ये एलडीआर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? एलडीआर क्वेश्चन नंबर इस 8 करके। ठीक है ना, ये आपके ग्रुप पे जो है मैं भेज दूंगा करके। अब आज की तारीख में ना ये क्वेश्चन जो है ना वो सीए इंटर की बुक्स में है आज। मतलब आज अगर आप सीए इंटर का मॉड्यूल जाके चेक करोगे ना, तो आपको ये सेम क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। मतलब आज ये क्वेश्चन जो है वो इंटर सीए में आ चुका है करके, इस लेवल का वो हो चुका है। लेकिन आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है नवंबर 22 में, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता करके। ठीक है, चलो पढ़ने का ट्राई करते हैं। They are telling you Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. It is expected that full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be operational as soon as they are completed. ठीक है, मतलब भैया 4 फेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 100 माले का बिल्डिंग बनाने का करके। ठीक है, तो 25 अपने को ऐसा 4 फेज में कंस्ट्रक्ट करना है। फेज 1 और फेज 2 जो है ना करके, जैसे ही हो जाएगा वो ऑपरेशनल बन जाएगा। एंड फेज फॉर एग्जांपल फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो गया तो उसको चालू कर देंगे, बेचना बेचना चालू कर देंगे। ठीक है, ओके। देन following is a detail of work done on different phases of the building during the current year, phase 1 to 3 4. Total expenditure 34 64 55 68. Total expenditure of all phases 221 and loan taken is 200. मतलब अगर आपकी बुद्धि चल रही है तो आपने लोन तो 200 का लिया है, लेकिन आपने स्पेंड 221 किया है। ठीक है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है करके। लोन 200 का लिया है और स्पेंड आपने 221 किया है, फेयर इनफ। इंटरेस्ट तो सीधी बात है, अपन ऐसा बोलेंगे भैया 200 पे आएगा करके, क्योंकि लोन तो आपका 200 का ही है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा भाई? भाई 200 इंटू 15%, 30 का आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, फिर देखो क्या बोला है, आफ्टर टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ कंसिडरेशन एट द मिड ऑफ द ईयर फेज 1 एंड फेज 2 हैव बिकम ऑपरेशनल। अब हुआ क्या है करके, मिड ऑफ द ईयर में फेज 1 एंड फेज 2 जो है वो ऑपरेशनल बन गया। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एंड टू बी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, फेज 1 एंड फेज 2 जो है ना वो ऑपरेशन हो गया है, और फेज 3 एंड फेज 4 जो है वो ऑपरेशन नहीं हुआ है करके, और फेज 1 और फेज 2 भी ऑपरेशन कब हुआ? मिड ऑफ द ईयर करके। तो अपने को ये करना पड़ेगा कि मिड ऑफ द ईयर तक का इंटरेस्ट जो है वहां तक अपन कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी का जो मिड ऑफ द ईयर है वो पीएनएल में जाएगा, और फेज 3 एंड फेज 4 का तो पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा। अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? जल्दी से मेरे को बोलो ना कि यहां तक सब चीजें क्लियर है क्या? अगर हाँ तो एक प्लीज 1 लिख दो ना करके, जल्दी मेरे को बोलो। यहां तक ऑल गुड? करें, ये कंप्लीट होने के बाद इंडेक्स 33 स्टार्ट करेंगे करके। ठीक है ना, अगर आज ही कंप्लीट हो जाता तो हो जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। बराबर क्लियर है क्या? फेयर। चलो अपन एक काम करते करके इसको स्टार्ट करते हैं। लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखो, टोटल एक्सपेंडिचर incurred on all 4 phases. Total expenditure incurred on all 4 phases.
इज इक्वल टू 221 lakhs. ठीक है, देन लोन टेकन एट द रेट 15% इज इक्वल टू 200 lakhs करके, बराबर? ये सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अच्छा, अब टोटल इंटरेस्ट कितना है करके, तो अपन बोलेंगे देख भाई, टोटल इंटरेस्ट इनकर्ड इज नथिंग बट 200 का 15%, विच इज 30 lakhs करके. 200 का 15% विच इज 30 lakhs. एंड सीधी बात है, ये जो है वो पूरे साल का है, बराबर? अच्छा, अब ये पूरे साल का है करके, तो अगर मेरे को इसको चारों फेज में डिवाइड करना है करके, ठीक है, तो मैं बोलूंगा देख भाई ऐसा है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि फेज 1 एंड फेज 2 में कितना, एंड फेज 3 एंड फेज 4 में कितना. सर एक साथ इस क्यों कर रहे हो, बिकॉज फेज 1 एंड फेज 2 एक साथ ऑपरेशन हुआ है, एंड फेज 3 एंड फेज 4 जो है उसके बारे में अलग से बात किया है करके. उन्होंने बोला ना फेज 1 एंड फेज 2 जो है वो मिड ऑफ द ईयर में ऑपरेशन हुआ है, तो अपन फेज 1 एंड फेज 2 की बात एक साथ कर लेंगे, फेज 3 एंड फेज 4 की बात एक साथ कर लेंगे. अब मेरे को आपसे ये जानना है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ये 30 लाख को डिवाइड कैसे करूँ? हाउ डू आई डिवाइड दिस 30 lakhs? हाउ डू आई डिवाइड दिस 30 lakhs? दैट इज माई क्वेश्चन. विवेक, अमनजोत, वरुण, हेमंत, भावेश, कृष्णा, चेतना, इफ यू कैन आंसर, हाउ डू आई डिवाइड दिस 30 lakhs? अभी लेट वेट जो होना तो वो हो गया, अभी अपन ट्रैक पे आ गए सेल में. इसको मैं डिवाइड कैसे करूं? नो, अक्षत, अंजलि, कृष्णा, मन, विवेक, नो. सही, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कार्तिक, आपको ना इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा. आपके पास और कोई चीज और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, आपको इसको इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, बराबर? सो अपन ऐसा बोलेंगे, देख भाई बड़ा सिंपल है, यहां पे ऐसा बीच में अपन लिखेंगे इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड. ठीक है, तो फेज 1 एंड 2 का कितना है, अपन बोलेंगे भाई इट इज 34 लाख प्लस 64 लाख, एंड यहां पे 55 लाख प्लस 68 लाख, बराबर? यहां पे कितना आया, 98 लाख. यहां पे कितना आया, 123 लाख करके, बराबर? अच्छा, अब क्या करोगे, अब सीधी बात इसको डिवाइड करोगे आप. अब बोलोगे देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फेज 1 एंड 2 कितना, सो 30 लाख इंटू 98 लाख डिवाइड बाय 98 प्लस 123, और फेज 3 एंड 4 कितना, 30 लाख इंटू 123 लाख डिवाइड बाय 98 प्लस 123. प्लीज मेरे को आंसर दो ना करके, प्लीज मेरे को आंसर दो ना. फेज 1 एंड 2 का कितना, एंड फेज 3 एंड 4 का कितना, जल्दी गाइस. 1 एंड 2 का कितना, एंड 3 एंड 4 का कितना, क्विकली. अरे मन, वो मेन चैट में डाल देना बेटा. मन तू लेट आया, नहीं दिखाएगा. फेज 1 एंड 2 का कितना, एंड 3 एंड 4 का कितना, जल्दी.
अरे चैप्टर ज़्यादा नहीं बाकी है करके, छूट गया तो भी अपन कवर कर लेंगे, अपने पास थोड़ा 1 घंटे का लैग होगा, फिर भी अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ये समय और एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के ऊपर 3 सॉल्व एग्जाम्पल है, दैट्स इट, और एक छोटा सा कंसेप्ट है बस, बाकी 3-4 छोटे क्वेश्चन है करके, ठीक है। वो तो मतलब इजी होमवर्क क्वेश्चन है, बराबर। ओके कितना आ रहा है? इट इज 13.30। ये पूरा बोलना मेरे को, पूरा बोलना गाइस, मेरे को पूरा बोलो ना करके, आई नीड द एंटायर नंबर। आप पूरा, आप बेसिकली 98 lakhs लो, डिवाइड बाय पूरा लो 221 lakhs करके, ठीक है, एंड इनटू 30 lakhs करके, टेल मी द पूरा नंबर, डोंट टेल मी इन पॉइंट्स करके। अरे मैं आपका वेट कर रहा हूँ गाइस, नहीं बोलेंगे। करेक्ट, अरे भावेश भाई मेन चार्ट में डालो ना, करेक्ट, 13,30,317 करेक्ट। और इसका कितना आएगा भाई भावेश भाई? 16,69,683। ओके, तो इट इज 16,69,683 बराबर है क्या? यस। अच्छा, अब ये 1333 अभी भी ना अपना चाप्टर अभी भी सम हुआ नहीं है करके, क्यों? बिकॉज इसमें से भी ना, ध्यान से सुनना, उनने आपको ये बोला था कि देख भाई इसमें भी ना थोड़ा प्रॉब्लम है करके। क्या प्रॉब्लम है देखो मैं बताता हूं। ये जो 13,30,317 है, इसका फिर से डिवीजन हो जाएगा। क्या डिवीजन होगा सर? अपन बोलेंगे देख भाई बहुत बहुत सिंपल है करके, मिड ऑफ द ईयर में ये ऑपरेशनल हो गया करके, मतलब आप 6 मंथ्स पकड़ लो, ठीक है। और तो ये वाले 6 मंथ्स का ना अपन कैपिटलाइज करेंगे, और ये वाला 6 मंथ्स का कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? सो 13,30,317 करके अगर आप डिवाइड बाय 2 करते हो तो प्लीज टेल मी कितना आता है? इज इट 665,158? यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 665,158 एंड 665,159। करेक्ट, यस। तो अब करना क्या अल्टीमेटली? देख भाई ऐसा है कि 13,30,317 में से 6 मंथ्स के बाद वो ऑपरेशनल हो गया था, तो 6 मंथ्स तक इसको कैपिटलाइज कर देंगे। 6 मंथ्स के बाद जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा, बिकॉज एक बार एसेट अगर रेडी टू यूज हो जाता है तो वहां तक का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होता है, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाता है? वो आपके पीएनएल में जाता है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा, लेकिन फेज 3 एंड 4 जो है ना वो अब तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है ना वो क्या होगा? वो आपका कैपिटलाइज ही होगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना होगा? तो मैं बोलूं टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज विल बी 16,69,683 प्लस 665,158। इसका आंसर दो ना मेरे को प्लीज। 16,69,683 प्लस 665,158। 16,69 करेक्ट 233 कर सकते हैं भावेश, वो भी अपन बता रहा हूं। 223,4841 बराबर। और टोटल इंटरेस्ट पीएनएल में कितना जाएगा? इतना ही, 665,159 बस। एम आई वेरी वेरी क्लियर? ये सब उन्होंने बोला है। अच्छा, भावेश ने बहुत अच्छा क्वेरी पूछा है। भावेश ने बोला सर एक बात बताइए, जैसे कि ये 13,30,317 जो इंटरेस्ट है सर, ये फेज 1 एंड फेज 2 का है, बराबर। सर ये फेज 1 एंड फेज 2 में हम लोग फेज 1 और फेज 2 में भी तो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 13,30,317 हो गया सर, इसको इंटरनली हम फेज 1 एंड फेज 2 में भी तो डिवाइड कर सकते हैं इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फेज 1 एंड 2। ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसने आपको मना किया? आप कर सकते हो ना भाई, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ही करोगे। लेकिन उसका ना जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज फेज 1 एंड फेज 2 का ट्रीटमेंट ना एक साथ हुआ है करके, मतलब दोनों के साथ ना सेम चीज हुआ है, एंड फेज 3 एंड फेज 4 दोनों के साथ सेम चीज हुआ है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने भी डिवाइड नहीं करा है। सर हमने कर दिया तो हमें हमारे मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, आप करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा टास्क आप कर रहे हो, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप कुछ गलती नहीं कर रहे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? मन तो सम देख ले, और बाकी लोग को अगर समझा तो प्लीज एक बार 2 लिख दो ना प्लीज, जल्दी।
मस्त वाला टू लिख दो ना, फिर एक लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो चालू करते हैं। बराबर। एक नालायक बच्चा इसने कल पनौती लगा दी थी कि सर ऐसा मजा नहीं आ रहा है करके, आप देख लो टेक्निकल इशू आ गया, सिस्टम जो है वो उड़ गया। होते कुछ कुछ लोग, मन तो समझ रहा है, होते कुछ कुछ बच्चे ऐसे काला जादू वाले। चलो स्क्रॉल अप लेना भाई। हाँ हाँ वूडू डॉल बराबर। ओके डन। कितना था भावेश को, कितना था? 2 2 कुछ तो लिखा ना तूने करके, 2 3 3 आ रहा है। ओ गॉट इट, 2 3 3 4 8 4 1 बराबर ना भावेश? फिर ये आगे जाओ, क्या मन हो गया तेरा? अरे जल्दी बोलो ना, बात ही नहीं कर रहे यार। डन। वेरी गुड, आई लाइक योर ओपिनियन। चलो ग्रेट। नाउ द लास्ट कंसेप्ट लिखो, एक्सचेंज डिफरेंस to be treated as borrowing cost. अगेन आपके सीए इंटर का कंसेप्ट है भाई साहब, ये एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट करके, ठीक है ना? आपके जो सीए इंटर है उसका कंसेप्ट है ये वाला, एक्सचेंज डिफरेंस इज टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। जैसे आप फॉर एग्जांपल फॉरेन से लोन लेते हो करके, ठीक है, तो सीधी बात है अपन फॉरेन से लोन लेते ना करके, तो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना कम आता है करके। सर कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको पता है कि जापान हैज अ नेगेटिव इन्फ्लेशन, महंगाई वहां पे कम हो रही है करके, ठीक है, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट ओनली 1%, मैक्स 2% पर एनम, इतना ही है, ठीक है। यूएस में तो मैक्सिमम 2% है, उसके ऊपर आप लोन जो है ना वो आपको बैंक अलाउ ही नहीं करती है, मतलब बेसिकली सरकार ने अलाउ नहीं किया। जैसे पानी का जो दाम होता है करके वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर रखा है करके। वैसे यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना लोन के ऊपर वो 2% से ज्यादा नहीं हो सकता करके, ठीक है। तो हर बैंक जो है मैक्स 2% ही चार्ज करती है। सऊदी अरेबिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है। सो बहुत सारी जो बड़ी कॉर्पोरेट्स वो क्या करती है, वो अब्रॉड से लोन लेती है। लेकिन अब्रॉड से लोन लेने में ना दिक्कत ये है, आप लोन तो ले लोगे लेकिन आपको ना एक्सचेंज डिफरेंस बहुत भारी भरकम आ जाता है। अगर आपने आपका जो एएफएम उसमें एक चैप्टर है फॉरेक्स करके, ठीक है, अगर आपने वो थोड़ा ढंग से पढ़ा है या उसके बारे में सुना भी है करके, तो उसमें आप यही सब सीखते हो। अभी जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना, इसको भी बोरोइंग कॉस्ट ही माना जाता है। क्यों? बिकॉज एक बात बताओ, आपने अब्रॉड से बोरो किया तो ही आपको एक्सचेंज डिफरेंस आया ना, अगर आप बोरो ही नहीं करते तो आपको एक्सचेंज डिफरेंस आता ही नहीं करके, बराबर। अच्छा, तो अब किस हद तक उस एक्सचेंज डिफरेंस को बोरिंग कॉस्ट मानने का, क्या एग्जैक्टली करने का, उसके ऊपर ये कंसेप्ट है करके। अपन एक काम करते हैं, थियोरी करने से ज्यादा अपन एक मस्त वाला एग्जांपल लेते हैं, अपने को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो एक काम करो, लिखो मेरे साथ एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, लिखो एएस लिमिटेड इंडियन कंपनी उसने लोन लिया फॉर क्वालिफाइंग असेट विच इज $10,000 करके, बराबर। किधर से लिया? यूएस बैंक से लिया, एट 5% पर एनम। एएस लिमिटेड ब्रैकेट में इंडियन कंपनी, उसने लोन लिया फॉर क्वालिफाइंग असेट $10,000, यूएस बैंक से लिया एट 5% पर एनम, ठीक है। फिर ऑन 1/4/11 सिमिलर loan in India is provided at 12% per annum.
मतलब भाई तूने बाहर से लिया $10,000 दिया तो तेरे को 5% में गिरा, अगर तूने इंडिया से ले लिया होता तो तेरे को सिमिलर लोन जो है वो 12% पर आने में मिल जाता ना। द एक्सचेंज रेट, ये भी ना सीए इंटर में जो मुझसे पढ़ चुके हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा अगर ये याद आ रहा होगा तो मैंने करवाया था ये कंसेप्ट सीए इंटर में ही, ठीक है, बट ठीक है नेवर माइंड। एक्सचेंज रेट, जो आपका एक्सचेंज रेट बनता है ऑन 1/4/11 वो 70 पर डॉलर है, एंड 31 March 12 75 पर डॉलर है। जो बेटे कार्तिक पागल, बराबर। अच्छा, जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज, एक बार क्वेश्चन रीड करो आप। जो स्टैंडर्ड ना दो मेजर बचे वो अपने को करने हैं अच्छे से, इंडेक्स 33 और इंडेक्स 115, ठीक है ना। बाकी सारे टाइम पास है, सीपीएस है वो भी ठीक है, मतलब वो भी कर लेंगे, वो तीन एकदम अच्छे से होने चाहिए अपने। चलो पढ़ लिया आपने, स्टार्ट करूं मैं गाइस, कहना है स्टार्ट, मस्त वाला वाई लिख दो तो स्टार्ट करता हूं मैं जल्दी, मतलब क्वेश्चन पढ़ा ना आपने। फेयर, ओके, अब मेरी बात सुनो, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं। सो दैट टेलिंग इंडियन कंपनी जिसने क्वालिफाइंग असर के लिए लोन लिया $10,000 एट 5% पर एनम, ठीक है, यूएस बैंक से लिया है, ठीक है, ऑन 1/4/11 सिमिलर लोन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड एट 12% पर एनम, द एक्सचेंज रेट इज ऑन 1/4/11 70 पर डॉलर एंड ऑन 31 March 12 75 पर डॉलर, ठीक है। चलिए लिखिए मेरे साथ सोल्यूशन, लिखो। सबसे पहले लोन ऑन 1/4/11 कितना, $10,000, बराबर ना सर, एकदम बराबर सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप भाई सीधी बात है आपने अब्रॉड से लोन लिया है तो सामने वाला जो है वो इंटरेस्ट है वो भी डॉलर्स में मांगेगा, उसको मतलब ही नहीं आपके देश में क्या चल रहा है, वो तो आपको ये बोलेगा कि भैया मैंने $10,000 का लोन दिया है, मेरे को $10,000 के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, तो अपन ऐसा बोलेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन योर एंड, कितना, तो अपन बोलेंगे भैया 10,000 का 5% इट शुड बी $500, बराबर, बराबर है सर। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इनटू क्या करूं, मतलब आपको ना इंटरेस्ट आपकी बुक्स में बुक भी तो करना है करके, ठीक है, तो इनटू क्या करूं, शुड आई मल्टीप्लाई दिस विथ 70 पर डॉलर और शुड आई मल्टीप्लाई विथ दिस विथ 75 पर डॉलर, दैट इज माय क्वेश्चन। मेरे को ना इंटरेस्ट बुक करना है मेरी किताब में, ठीक है, कि भैया $500 जो है वो अपन इंटरेस्ट जो है वो पे किया है और INR में कितना बनता है करके, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, शुड आई मल्टीप्लाई विथ 70 और शुड आई मल्टीप्लाई विथ 75। जल्दी, अक्षत का एक आंसर आया, भावेश बोलता है, भावेश का एक एवरेज आंसर आया, कार्तिक कह रहा है 75, ओके। सी एवरेज रेट नहीं ले सकते आप करके, ठीक है, वो एवरेज रेट जो है वो यहाँ पे काम नहीं आता, वो इंडिया 21 में सर्टेन टर्म्स है उसके लिए काम आता है, यहाँ पे तो भैया इंटरेस्ट जो है आप ईयर एंड के लिए पे कर रहे हो, अब ईयर एंड पे पे करो तो सीधी बात आपको ईयर एंड का एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा, बराबर, तो आप बोलोगे इंटू 75 पर डॉलर, यहां पे ना गलती से भी 70 पर डॉलर मत लेना, यहां पे ना बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं, बच्चे डे 1 का रेट ले लेते हैं करके, ठीक है, आधे बच्चे एवरेज रेट ले लेते हैं, वो भी गलत है, एवरेज रेट अगर आपको लेना है तो इंडिया 21 में स्पेसिफिकली आपको कहा गया उधर ही आप लेंगे करके। भावेश अक्रू ड्यूरिंग द ईयर हुआ है लेकिन पे तो ईयर एंड पे कर रहा है करके, अब पे तो ईयर एंड पे कर रहा है तो ईयर एंड का रेट लेगा, अक्रू ड्यूरिंग द ईयर हुआ है लेकिन पे तो ईयर एंड पे कर रहा है ना, एंड दैट इज वाई तो ईयर एंड का रेट लेगा, इंटरेस्ट हमेशा ईयर एंड पे बुक होता है ना भावेश, लोन डे 1 पे आता है, तो अगर तू मेरे को बोलेगा अगर मुझे लोन आया ना बुक करना है तो कौन सा रेट आएगा, तो 70 पर डॉलर आएगा, फेयर, तो एवरेज रेट मत लेना
और 70 पर डॉलर भी मत लेना। सो प्लीज सेल में कितना आता है आपका? सो 500 इंटू 75, प्लीज सेल में कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई लोग? भाभी जो तो एवरेज बोला ना, वो तूने वो अगर इंडेक्स 21 देखा है तो डेप्रिसिएशन जो है वो अपन एवरेज लेते हैं, बराबर। तो उसके लिए स्पेसिफिक बोला है करके कि उसी चीजों के लिए आप एवरेज ले सकते हो, बाकी सब के लिए अगर क्लोजिंग वैल्यू का अगर आप ईयर एंड पे कुछ पेमेंट करो तो आपको ईयर एंड का ही रेट लेना पड़ेगा। फिर तो इट हैज टू बी 37,500, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलूंगी ट्राई करो। कहना ऐसे ध्यान से सुनना, कहना ऐसे इतना इंटरेस्ट इन INR आप बैंक को पे कर रहे हो, मतलब आप एक्चुअली पे कितना कर रहे हो? $500 करके, ठीक है। बट अगर मैं INR टर्म्स में बोलूँ तो कहना ऐसे दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर एक्चुअली पेइंग टू द बैंक। सो अगर आप इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो एंड आपका क्वालिफाइंग एसेट है, तो कहने से ये वाला इंटरेस्ट जो है वो तो कैपिटलाइज होना चाहिए। अरे आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आपको समझ रहा है क्या? इतना समझा क्या? पहले मेरे को जल्दी बोलो, जल्दी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, एकदम क्विकली करके। यस वरुण, हाँ वरुण, वरुण नाइस क्वेश्चन। वरुण बोलता है कि सर यहाँ पे ईयर एंड पे लिया है तो हम लोगों ने ईयर एंड पे पे किया है तो हम लोग ईयर एंड का रेट ले रहे हैं। सर अगर हमने क्वार्टर एंड पे पे किया होता तो फिर क्वार्टर एंड का रेट लेते हैं। यस वरुण, यू आर करेक्ट, बराबर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ये जानना है कि एक्सचेंज लॉस है कि एक्सचेंज गेन है करके। अब वो कैसे पता चलेगा? आप मेरे को बताओ करके। मैं आपके सामने दोनों रेट्स लगता हूँ, मेरे को बुद्धि ला के बताओ, इज देयर गोइंग टू बी। सर आप ये ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज आगे जाके एक एग्जांपल आएगा, LDR एग्जांपल है, मतलब इंडेक्स 23 का सबसे बेस्ट सम वही है, ठीक है। उसमें ना आपको ना 3 साल का डेटा दिया होगा करके, तो कभी कभार एक्सचेंज लॉस आता है, कभी कभार एक्सचेंज गेन आता है। तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि यहाँ एक्सचेंज लॉस आएगा कि एक्सचेंज गेन आएगा करके। यस भावेश, यू आर करेक्ट, बट मेरे को फिलहाल इसका आंसर दे, एक्सचेंज लॉस है कि गेन है? बच्चे एक्सचेंज लॉस कह रहे हैं, वेल दैट इज करेक्ट। कैसे? जब डे 1 पे लोन लिया था ना तो रेट था 70 पर डॉलर। अभी अगर मैं लोन का रीपेमेंट करने जाऊंगा ना तो 75 पर डॉलर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, देयर इज एन एक्सचेंज लॉस। तो एक्सचेंज लॉस है तो कहना से बुक तो करना पड़ेगा। अब अपन ऐसा बोलेंगे, देख भाई, अपन ऐसा बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस। कितना? अब सीधी बात है, ये भी ईयर एंड पे पता चलेगा। तो अपन बोलेंगे 75 पर डॉलर माइनस 70 पर डॉलर इंटू $10,000। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है गाइस? आई थिंक, इज इट 50,000? इज इट 50,000? बराबर है क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब मेरी बात सुनो। अब जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे ये 50,000 भी कैपिटलाइज करने का है। तो हमने बोला क्यों? वी आर स्टार्टेड वी आस्क कि भाई ऐसा क्यों? बोलता है यार एक बात बताओ, ये एक्सचेंज लॉस क्यों हुआ? जब मैंने बोरो किया तो ही हुआ ना, बोरो नहीं करता तो ये होता ही नहीं, तो ये भी मेरा बोरोइंग कॉस्ट है। हमने बोला अग्रीड। तो बोलता है मुझे ना पूरा का पूरा 50,000 कैपिटलाइज करना है। लेकिन यहां आपका इंडेस पिक्चर में आता है और इंडेस बोलता है आपको ना पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इंडेस जो है वो आपको ये बोलता है कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने लोन INR में लिया होता तो क्या होता। देखो हमने आपको 37,500 जो है ना वो कैपिटलाइज करने दे दिया, मतलब दैट इज डन। वहां पे ना आप ए लिख दो, दैट इज डन। ये एक्सचेंज लॉस जो है ना हम आपको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने नहीं दे सकते। हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें ये बताओ कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने INR में लोन लिया होता तो क्या होता। एक बार पहले अपने को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। भावेश ये हाँ बनता है भावेश, बनता है, सॉरी विवेक, बनता है। हाँ, तो अब देख क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अपन ना थोड़ा स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे आप थोड़ा जगह छोड़ दो, ठीक है। मतलब कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ दो और यहाँ पे आओ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विवेलेंट लोन फ्रॉम इंडिया।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इक्विवेलेंट लोन फ्रॉम इंडिया, कि भाई अगर आप इंडिया से लोन लेते ना तो बताओ ब्याज क्या होता। तो अगर मैं इंडिया से लोन लेता और मैं बैंक के पास जाता कि बैंक एक काम करो, सीधी बात है लोन तो डे वन पे लूंगा, इंटरेस्ट ईयर एंड पे होता है, तो मैं डे वन पे बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक एक काम करो मेरे को ना आप $10,000 का लोन दे दो, तो मैं आपको बता दूं बैंक आपको $10,000 का लोन नहीं देगी। बराबर, क्यों नहीं देगी? बैंक जो है ना वो आपको डॉलर में लोन नहीं दे सकती ना, बैंक तो अपने देश में है, बैंक आपको आईएनआर में डिसबर्स करेगी। अब आईएनआर में डिसबर्स करेगी ना तो $10,000 इक्विवेलेंट जो आपका आईएनआर बनता है उसमें डिसबर्स करेगी। अब आज के दिन अगर आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि भैया मुझे $10,000 का लोन चाहिए डे वन पे, तो आज का रेट जो है ना कहने से वो तो 70 पर डॉलर है। अरे आपको ये वाली बात समझी क्या? याद रखना लोन जो है ना वो डे वन पे लिया जाता है और इंटरेस्ट जो है वो ईयर एंड पे किया जाता है करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? सो $10,000 इंटू 70 पर डॉलर, प्लीज टेल मी इज इट 7 लाख? बराबर, यस सर। अच्छा, अब 7 लाख जो है वो आपका लोन है करके, जैसे भावेश भाई यहाँ पे आपने 7 लाख रुपए का लोन ले लिया करके, अब ईयर एंड पे भले ही आप पूरे साल आपका इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है करके, लेकिन आप क्या बोलोगे? आप भैया आप इंटरेस्ट 12% पे बुक करोगे। आप एक्चुअली यही करते हो ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 7 लाख रुपए का लोन ले लेते डे वन पे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता, तो ईयर एंड में जाके आप टैली में एंट्री मारते हो ना इंटरेस्ट 12% करके, भले ही वो अक्रू पूरे साल होता है, एंट्री तो आप ईयर एंड पे मारते हो ना। तो अपन यही बोलेंगे therefore interest on above is 7 lakh into 12%, which is 84,000 बराबर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई साहब कि अगर आप आईएनआर में लेते ना तो मैक्सिमम हम आपको 84,000 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने देते, उससे ज्यादा हम देते ही नहीं। मतलब देख भाई, ये एक्सचेंज लॉस वगैरह तब आता ना जब तू फॉरेन से लोन लेता। अगर तू आईएनआर में लेता ना, हम मैक्सिमम सब कुछ मिला के तेरे को 84,000 कैपिटलाइज करने देते। अब कहना है से 84,000 में से ऑलरेडी हमने तेरे को 37,500 तो दे ही दिया है। बराबर, 84,000 में से ऑलरेडी हमने तेरे को 37,500 तो दे ही दिया है। तो हम लोग यहां पे ऐसा बोलेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन allowed to be capitalized, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन allowed to be capitalized कितना? 37,500। तो और मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हैं? मैक्सिमम और कितना अलाउ करेंगे? गिव मी अ कंफर्मेशन, मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे? इज इट 46,500? कार्तिक आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ exchange loss that can be capitalized करके कितना? 46,500। इसको आप बी दे दो, इसको आप बी दे दो करके, बराबर। और फिर therefore टोटल अमाउंट कैपिटलाइज कितना? इंटरेस्ट का 37,500 और एक्सचेंज लॉस का 46,500 करके, ऐसा बाइफर्केशन आपको दिखाना पड़ेगा करके, ऐसा बाइफर्केशन आपको दिखाना पड़ेगा करके। अरे समझता है क्या? अच्छा, अभी भी हुआ नहीं है, सुनो, अभी और एक चीज बाकी है। कोई बता सकता है और कुछ बाकी है? मतलब एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ और भी बाकी है? कोई बता सकता है और क्या बाकी है? लगाओ ना बुद्धि करके। हो गया लेट, हो गया, छोड़ो ना, अभी आगे बढ़ते वापस आ जाओ बैक टू ट्रैक। मेरे को बताओ और भी कुछ बाकी है, लग रहा है क्या? एनीबडी एल्स? धीर भाई, कार्तिक, कृष्णा, अमन, विवेक, चेतना। ये तुम ऐसे बात नहीं करो मेरे से, अभी आखिरी महीना है करके, उसके बाद मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा। मेरे वजह से इतना परेशानी होता ना तुमको, मैं ही करता ना तुमको परेशान। बात करो ना यार। हाँ, लॉस 3,500 का पीएनए में जाएगा। सर ये कहां से आ गया? अबे देख भाई, ये जो है ना एक्सचेंज लॉस 50,000 का,
इसमें से ध्यान से सुन, इसमें से 46,500 जो है वो तो आपने कैपिटलाइज कर दिया। सर क्या बात कर रहे हो? अबे वही तो किया अपने नीचे अभी। इसमें से 46,500 ना आपने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब भाई लॉस को कैपिटलाइज कर दिया, मतलब असेट को 46,500 से बढ़ा दिया। ओ तो सर बाकी का क्या करने का? जो बाकी का लॉस है मतलब कितना 3,500, वो कहाँ जाना चाहिए? वो आपके पीएनएल में जाना चाहिए। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? डू यू गेट दिस? ठीक है, कहाँ से देखना है? इंटरेस्ट ऑन इक्विटी लोन फ्रॉम इंडिया से। अरे एक सेकेंड ना, कार मन बेवड़े, इक्विटी लोन नहीं है, इक्विवेलेंट लोन है। नींद से जाग जा, है ना? बॉर्नविटा पीना बंद कर, फालतू बातें करता है। ये इक्विटी कहां से आया पागल? इक्विटी लोन क्या होता है वैसे? तो मेरे को एक बार जाने, व्हाट इज इक्विटी लोन? मन नॉनसेंस, कुछ भी बात करता है। सर ये इंडियन कंपोनेंट निकालना कंपलसरी क्यों था? और सर एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज क्यों करेंगे? वरुण एक बात बता, इंडियन कंपोनेंट से निकालना तो पड़ेगा ही ना, ये जानने के लिए कि अगर हम इंडिया से लोन लेते तो मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज करने मिलता। सो कंपैरिजन पर्पस के लिए अपन ने इंडियन कंपोनेंट वाला लोन निकाला है। और एक्सचेंज लॉस को तो कैपिटलाइज इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज एक्सचेंज लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि आपने बोरो किया था बाहर से। अगर आप बोरो नहीं करते तो एक्सचेंज लॉस आता ही नहीं। तो मन डिफिकल्ट है, नहीं बता पाएगा तू। सर इतना करने से अच्छा 87,500 और 84,000 विच एवर इज लेस। यस भावेश, वी कैन डू दिस, करेक्ट। भावेश मुझे मतलब मन मुझे नहीं लग रहा तू बता पाएगा, तो रहने दे। चलो ये जाए क्या आगे? गाइस जाए क्या आगे? जल्दी बोलो मेरे को। कार्तिक शुबैट, ठीक है, एकदम शुबैट। सैटरडे लेक्चर सुबह ही होगा और संडे लेक्चर शाम को होगा, ठीक है? अब शुबैट, चुपचाप आ जाना, नया स्टैंडर्ड चालू करो। फिर अब मेरी बात सुनो, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई साहब आ जाओ, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करके, ठीक है? मन ज्ञान देना बंद कर, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क का करके, ठीक है? मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 19 में आया था। देखो क्या लिखा है। ABC Limited has taken loan of $20,000 on 1st April 11 for constructing a plant at an interest rate of 5% per annum payable on annual basis. On 1st April 11, exchange rate between the currencies USD versus INR was 45 per dollar. Exchange rate on reporting date is 48 per dollar. The corresponding amount would have been borrowed by ABC from SBI in local currency at an interest rate of 11% per annum on 1st April 11. Compute the borrowing cost to be capitalized for construction of plant by ABC. कहना ऐसे एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको अभी करवाया, बराबर? आप मेरे को पूरा सॉल्व करके दो अभी के अभी, जल्दी जल्दी। हाँ तो भावेश, भावेश कितना क्यूट है, भावेश लिख रहा है सेम क्वेश्चन है। थैंक्स भावेश। नॉनसेंस।
जल्दी करो, मेरे को पूरा बताओ करके टोटल कितना कैपिटलाइज करूं, उसमें से फॉरेन का इंटरेस्ट कितना और एक्सचेंज लॉस कितना। कार्तिक तेरे को बाहर कर दूंगा मैं, एकदम चुप बैठ, नया स्टैंडर्ड तुरंत चालू कर दूं। 2-3 एग्जाम्पल है एलडीआर वाले, छोड़ दूं क्या, टाइम पास कर रहा है बेवकूफ बच्चा। रुको, आंसर कितना आ रहा है, 48,000 जो है, एक सेकेंड, भावेश फोटो भेजता हूँ, देख लेना। हाँ मन बोलता हूँ, टेंशन मत ले, जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मेरा फर्ज बनता है भावेश को ही बताओ कि तूने क्या बोला। ए सुनो, तुम्हारा आंसर कितना आया, मेरे को एक बात बताओ करके। मुझे कार्तिक बता रहा है सर, मुझे कार्तिक बता रहा है सर कैपिटलाइज करेंगे हम लोग 48,000 प्लस 51,000 और पीएनएल में जाएगा 9,000। प्लीज सब लोग कंफर्म करो ना, प्लीज सब लोग कंफर्म करो ना, क्या ये बात सही है क्या। अक्षत, अमनजोत, अंजलि, भावेश, चेतना, धीर, जय किशन, मन, पर्व, वरुण, विवेक, प्लीज कंफर्मेशन दो ना, क्या ये सही है क्या। चेतना जी प्रणाम, शादी की तैयारी फुल जोर में, क्या बात है। चलो फैंटास्टिक फैंटास्टिक, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एंड आपको आना भी चाहिए करके, है ना। ओके ग्रेट। अब जो मेन पर्पस के लिए ना, जिसके लिए मैंने कंसेप्ट कराया करके, वो एक एग्जांपल है। जैसे आपकी मॉड्यूल में ना 2 से 3 एग्जांपल्स है एलडीआर वाले, उसकी वजह से मैंने कंसेप्ट करवाया। बाकी ठीक है, इस कंसेप्ट में दम नहीं है, वो वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बढ़िया है करके, वो इसलिए मेरे को करवाना पड़ा करके, ठीक है। बाकी तो ठीक है, तो अपन वो एग्जाम्पल्स करते करके, 3 सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है छोटे छोटे करके, सॉल्व एग्जाम्पल्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अक्षत यार मेरे को याद दिलाना बेटा, वो एक जिसने इंडेक्स 20 पिन करके रखा है ना अमेंडमेंट, मेरे को पर्सनल चैट पे, ठीक है। मेरे को वो कंपाइलर भी एक बार पिन करके रखना, मेरे को इनको एएफएम का कंपाइलर देने का है, ठीक है, और एफआर का भी मेरे को याद दिलाना। और अभी समझ 6 तारीख 8 तारीख के बीच में एक बार बुक लॉन्च होगा, तो जैसे ही मैं तेरे को मैसेज करूँगा तो मुझे याद दिलाना, मैं इन लोग के लिए प्राइस कम कर दूंगा, ठीक है। फिर इधर ना पिन नंबर 5.09 इधर है, यस। एक काम करो, आपकी बुक में ना हेडिंग दो करके, ठीक है, आपकी बुक में हेडिंग दो सॉल्व एग्जाम, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा हेडिंग देना एकदम प्रॉपरली करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम्पल, हेडिंग दो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 मॉड्यूल 2 पेज नंबर 5.109 एलडीआर, ऐसा हेडिंग दो प्लीज। अरे अक्षर नोट डाउन किया क्या, पेज नंबर 5.105, सॉरी 5.105। डन, ओके अक्षर, थैंक यू सो मच अक्षर। चेतना जी चले गई, धीर भाई अच्छा इधर ही, ओके डन। इसको आप एलडीआर मार्क करो करके, ठीक है। ध्यान से सुनना, सुनो देखो क्या लिखा है। ये वाला पार्ट जो है ना वो इजी है, मतलब ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ना वो इजी है, एग्जांपल 3, 4, 5 की वजह से इसको एलडीआर बोलना पड़ा, जो इससे कनेक्टेड है। देख क्या लिखा है। अब इसमें ना, इसमें ध्यान से सुना, मैं कुछ बोल रहा हूं एकदम अच्छे से मार्किंग करने का, पहले बता रहा है वरना मस्त वाला पोपट हो जाएगा। इसमें ना 2 केसेस है, एक ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है, और ये दिखता है आपको इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 12 इज 41, ये केस नंबर बी है। आई विल रिपीट अगेन, ऊपर केस नंबर ए है, ये केस नंबर बी है। आप प्लीज यहां पे ना केस नंबर ए लिखो, जैसा बोल रहा हूं एकदम वैसा अच्छे से लिखने का प्लीज, केस नंबर ए लिख दो, ठीक है। ओके अब पढ़ने का ट्राई करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं।
An entity can borrow funds in functional currency at 12%. It borrows $1,000 at 4% when the exchange rate is rupees 40 on 1st April. The equivalent amount in functional currency is 40,000. Interest is payable on 31st March 12. On 31st March 12, the exchange rate is 50. The loan is not due for repayment करके. ठीक है, बस इधर तक ही क्वेश्चन है करके, इधर तक ही क्वेश्चन है, इसके बाद जो है ना वो सोल्यूशन है करके. ठीक है, तो कहने से यहाँ तक तो सम अपना जो है वो एकदम नॉर्मल सम है, बराबर, एकदम नॉर्मल सम है. एक बार रीड करो क्वेश्चन प्लीज, रीपेमेंट तक एक बार रीड करो प्लीज. हाँ करेक्ट, भावेश कह रहे हैं सेम है, बराबर है. अरे ऑब्वियसली ना भावेश, ये वाला पार्ट तो सेम ही है ना. देखो सुनो, तो लिखो आप एक बार सोल्यूशन लिखो. ईयर एंड 31st March 12 पे पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन. $1,000 into 4% into 50 पर डॉलर करके. ठीक है, द ईयर एंड एक्सचेंज रेट करके. तो कितना आ रहा है मन, अक्षत, भावेश, कार्तिक, कितना आ रहा है? हाँ 40 थोड़ी है, 50 है ना भाई. अरे अक्षत नॉनसेंस, 40 डे 1 का रेट है ना, 50 आएगा ना ईयर एंड वाला. बेवड़े बच्चे, बोलो कितना आ रहा है? 2000. अब ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटलाइज कर देंगे. अरे अक्षत बेटा समझा कि नहीं, तू जो बोल रहा है वो तो डे 1 का रेट हुआ ना, अपन तो ईयर एंड के रेट पे कैपिटलाइज करते ना. ठीक है, ओके. अब मेरे को ये बताओ, वापस मैं तुमसे पूछता है करके, प्लीज गिव मी. अब यहां पे मेरे को ना आपसे बार बार पूछना पड़ेगा, तो गुस्सा मत होना, ठीक है, बिकॉज इसके आगे 3 केसेस और जो इससे कनेक्टेड है, उसमें कभी एक्सचेंज लॉस आएगा, कभी एक्सचेंज गेन आएगा, इसलिए बोल रहा हूं. मेरे को बताओ यहां पे बराबर आंसर मत चेक करना, एक्सचेंज लॉस आएगा कि एक्सचेंज गेन आएगा, एक्सचेंज लॉस आएगा कि एक्सचेंज गेन आएगा, जल्दी जल्दी बताओ एकदम जल्दी. सर लॉस आने वाला है, कैसे? अरे बाबा डे 1 पे अगर रीपे करते तो 40 पर डॉलर आता, ईयर एंड के हिसाब से भाई. अब मेरे को फॉर एग्जांपल अगर लोन रीपे करना है तो 50 पर डॉलर के हिसाब से पे करना पड़ेगा. कहने से देयर इज एन एक्सचेंज लॉस, बराबर. तो अपन ऐसा बोलेंगे, देख भाई पॉइंट नंबर 2. लेकिन सर ये तो नोशनल है ना, हाँ, पर स्टैंडर्ड आपको स्पेसिफिकली अलाउ कर रहा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? इन द स्टैंडर्ड इज रिटन कि दिस पार्ट इज अलाउड इवन इफ इट इज नोशनल. एंड वैसे भी भाई ऐसा है कि अपन प्रूडेंस कंसेप्ट तो बोलते ही ना कि दूर से लॉस दिखता तो बुक कर लेने का, तो फिर क्या दिक्कत है? एक्सचेंज लॉस कितना? ₹50 पर डॉलर माइनस ₹40 पर डॉलर इंटू $1,000. प्लीज टेल मी कितना आता है, प्लीज टेल मी कितना आता है. इज इट 10,000? इज इट 10,000? बराबर है क्या? हाँ सर एब्सोल्युटली. अब इसका क्या करेंगे? इसी का मैं तो बोलता हूँ 2 हिस्सा कर देते हैं अपन, बराबर. यहां पे अपन ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी कैपिटलाइज. यहाँ पे बैलेंस एक्सचेंज लॉस. मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी कैपिटलाइज, और यहाँ पे बैलेंस एक्सचेंज लॉस.
ओके, अब मैक्सिमम लॉस दैट कैन बी कैपिटलाइज करके अब वो कितना आएगा अपन बोलेंगे, देख निकालेंगे पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन इंडियन लोन करके कितना, अपन बोलेंगे 40,000 इंटू 12% करके, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है 4,800। इसमें से ऑलरेडी मैंने आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने दे दिया, सो लेस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन अलाउड कितना 2,000। अब कितना आ रहा है 2,800 बराबर, ये आ रहा है मैक्सिमम एक्सचेंज लॉस डैश करके कैपिटलाइज, मैक्सिमम एक्सचेंज लॉस डैश करके कैपिटलाइज। करेक्ट। अच्छा एक इस बैलेंस कितना आ रहा है, मतलब 10,000 में से 2,800 अपन माइनस करते हैं करके, तो कितना बचता है करके, इज इट 7,200? यानी 7,200 कहाँ जाना चाहिए, कहने से आपके पीएनएम में जाना चाहिए। बराबर है क्या? यस सर एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है करके। सो देयरफॉर टोटल कैपिटलाइज कितना हो रहा है करके, टोटल कैपिटलाइज कितना हो रहा है करके अपन बोलेंगे, देख भाई एक तो इंटरेस्ट जो है वो 2,000 का वो, और एक तो एक्सचेंज लॉस है करके 2,800 का वो, टोटल हो गया 4,800, इतना हो रहा है करके। अरे बराबर है क्या भाई लोग, जल्दी बोलो, यहां तक एकदम क्लियर है क्या? मन नॉनसेंस नहीं बताऊंगा। ओके इज इट डन? ओके इज इट डन गाइस, बोलो ना जल्दी, वेट कर रहा हूं आप लोग का। ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके अब मेरी बात सुनो, सुनो ये ना केस नंबर ए हो गया। अब देखो यहां पे ना केस नंबर बी में देखो क्या लिखा है, इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 12 इज $1 इज इक्वल टू 41। फिलहाल इस केस नंबर बी को ना आप एक बार इग्नोर करो। क्यों? 20 मिनट के अंदर बता दो इसको इग्नोर क्यों करना है। फिलहाल प्लीज इसको इग्नोर करो, ये एक इंडिपेंडेंट केस है। सर इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, देख ध्यान से सुन। इंस्टीट्यूट ने जब ये सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रेम किया ना, तो इंस्टीट्यूट का मेंटालिटी समझो। उन्होंने केस ए बनाया, ठीक है, केस बी बनाया, केस बी को इंडिपेंडेंट कर दिया, फिर आगे जाके केस सी, केस डी और केस ई बनाया जो केस ए से लिंक्ड है। आई रिपीट, केस ए बनाया, केस बी बनाया, केस बी को अलग इंडिपेंडेंट कर दिया, और केस सी, केस डी और केस ई बनाया और जो केस ए से लिंक्ड है। आपको समझा कि मैंने क्या बोला? एंड दैट इज वाई पहले मेरे को आपको केस सी, केस डी और केस ई करना पड़ेगा। अरे आपको समझा? डू यू गेट दिस? तो फिलहाल ना इस पार्ट को आप क्या करो पता है, आप प्लीज 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 इग्नोर करो। सर एग्जाम में हमें कैसे समझेगा? अरे एग्जाम में तो क्लियर बोलेंगे ना तेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है, फिलहाल तो मेरे को तो पता है ना कि ऐसा है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? एग्जाम में दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, एग्जाम में थोड़ी ऐसा करेंगे। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? ठीक है नाउ नाउ अब मेरी बात सुनो ध्यान से, साले मन। ओके अब देखो अब इस पे आओ, ये वाला करके दिखता है आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करके, बराबर। तो अब एक काम करो, केस बी लिखो यहां पे, है ना, 4-5 लाइन का ना जगह छोड़ दो करके, 4-5 लाइन का ना जगह छोड़ दो करके, बराबर। अब यहां पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 3 और ब्रैकेट में लिखो लिंक टू केस ए ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, और इसको भी एलडीआर मार्क करो, और ये है तुम्हारे पेज नंबर
5.106 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 गाइस प्लीज अच्छे से लिखना प्लीज। अरे हाँ भाभी भेजता हूँ, मन तेरे बारे बुरा बुरा बोले जा रहे करके। चलो लिंक टू केस ए और प्रीवियस एग्जाम्पल करके, ठीक है। ठीक है, इसको एलडीआर मार्क करो, बराबर। अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से। अब थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे, एकदम टाइम पास नहीं करने का। सुनो, आपका जो केस ए है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा हुआ था मालिक कि डे 1 पे जो एक्सचेंज रेट था वो था 40 का, और 31 मार्च 12 पे रेट था 50 का। आई रिपीट, डे 1 पे रेट था 40 का एंड 31 मार्च 12 पे रेट था 50 का। आपको एक्सचेंज लॉस आ गया, आपने बुक कर दिया, गेम खत्म हो गया। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला केस। इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 13 इज 48। पहले तो ये समझ लो वो आपसे 31 मार्च 13 की बात कर रहे हैं, मतलब कहने से एक साल और आगे जा रहा है, वो एक साल और आगे जा रहा है, और आपको ये बोल रहा है कि मालिक मान ले कि लोन हमने अभी भी पे नहीं किया। लोन अगर आप पे नहीं करोगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, बराबर। तो एक काम करो ना मालिक, यहां पे लिखो करके केस नंबर सी। केस नंबर सी अपन बोलेंगे, देख भाई, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन कितना, $1000 का लोन लिया है, इंटू 4% इंटू 48 पर डॉलर, क्योंकि 31 मार्च 13 को रेट 48 है ना, अभी तक आपने लोन नहीं चुकाया है, तो सीधी बात है जो नया एक्सचेंज रेट है उस पर आपका ब्याज आएगा। प्लीज टेल मी कितना आ रहा है। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। आई एम सो सॉरी, प्लीज मेरे को बोलो कितना आ रहा है एवरीबडी, जल्दी। इंडेक्स 23 का आखिरी क्लासी समय करके, उसके बाद ढक्कन मतलब कुछ नहीं है इंडेक्स 23 में, बकवास बचा है, ये काम का है, जल्दी एवरीबडी गाइस। 1920, ठीक है भाई साहब, 1920 जो है ना, इसको आप क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो, बराबर है क्या। अच्छा अब देखना, आपसे कुछ पूछता हूं, अब मिस्टेक करोगे कसम में तुम्हें, सॉल्यूशन मत देखना, बुद्धि लगाओ थोड़ी, और ये बताओ दो चीज। पॉइंट नंबर 1, एक्सचेंज लॉस आएगा कि एक्सचेंज गेन आएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आएगा उसका करना क्या है। अगर आप बोल के बताना चाहते हो तो बोलना, यहां से मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जल्दी जल्दी पढ़ना मतलब पढ़ा तो 25 मार्क कट पर सब्जेक्ट पर अटेम्प्ट करके, बुद्धि का प्रदर्शन बताओ। हाँ मन अभी बोलना करके, आयुष के बारे में जब देखो बोलते रहते हैं, अभी बोलना, अपना टैलेंट अभी दिखाना। ये देख केस का लास्ट पार्ट शो करो, बेवड़ा है साला मन, ये ले केस का लास्ट पार्ट, बताओ करना क्या है मेरे को वो बताओ करके, जल्दी प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। के एक्सचेंज लॉस आएगा, एक्सचेंज गेन आएगा, और करना क्या है। पर्फ कह रहा है सर एक्सचेंज गेन आएगा और लोन अमाउंट से लेस करेंगे। अच्छा ठीक है, एनीबडी एल्स, लोन अमाउंट से लेस करोगे, ओके, आर यू श्योर। कार्तिक कह रहे क्वेश्चन दिखाओ, ले भाई देख ले, एक लाइन का क्वेश्चन है, देख ले। पर जब एक्सचेंज लॉस आया था तो लोन अमाउंट में ऐड किया था क्या, जल्दी, अरे बुद्धि लगाओ ना, सब कुछ थाली में सजा के चाहिए, बोलो जल्दी। अरे नालायक को, खत्म होना है तुम्हारा एफआर, इंडेक्स 115 और इंडेक्स 33 हो गया, फिर हो गया 95%, जल्दी बोलो, बचा ही क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा, कितना आ रहा है मेरे को बोलो, और क्या क्या आएगा, एक्सचेंज लॉस या गेन, करना क्या है। अक्षत कहता है गेन आना चाहिए एंड लेस फ्रॉम वैल्यू ऑफ असेट करके, वेल दैट इज करेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो आपको गेन आएगा कैसे, 31 मार्च 12 को ना मालिक, ध्यान से सुनो, 31 मार्च 12 को ना, इधर 31 मार्च 12 को आपका एक्सचेंज रेट ना 50 था, और 31 मार्च 13 को ना आपका एक्सचेंज रेट ना 48 हो चुका है। कहने से आपका एक्सचेंज रेट गिर गया, कहने से आपको गेन आएगा, बराबर। अब ध्यान से सुनो, एक्सचेंज लॉस आपको आया था ना तो आपने कैपिटलाइज किया था, एक्सचेंज गेन ना मूर्ख बच्चे की तरह इसको पीएल में मत डाल देना, अपन ऐसे बोलेंगे बॉस, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस अपन रिवर्स कैपिटलाइज करेंगे। ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं, टू द एक्सटेंट ऑफ
प्रीवियस लॉस अपन रिवर्स कैपिटलाइज करेंगे। अपन ये देखेंगे कि भाई मेरे को ये बता एक्सचेंज लॉस तूने कैपिटलाइज कितना किया था, तो अपन ऊपर जाके चेक करेंगे कि एक्सचेंज लॉस तो मैंने 2800 जो है वो कैपिटलाइज किया था। तो अब एक्सचेंज गेन अपन मैक्सिमम 2800 रिवर्स कर पाएंगे। उससे ज्यादा अगर आया तो वो पीएनएल में चले जाएगा। मतलब अगर एक्सचेंज गेन आपका 4000 आता है तो 2800 अपन रिवर्स कैपिटलाइज कर देंगे और 1200 पीएनएल में चले जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सचेंज गेन जो है वो 2000 ही आता है या जो 2500 ही आता है तो मैक्सिमम 2800 अलाउड था ना, तो पूरा का पूरा जो है वो रिवर्स कैपिटलाइज हो जाएगा। जल्दी मेरे को बोलो, ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया वो समझा क्या? प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर समझा तो 2 लिख दो और नहीं समझा तो प्लीज मेरे को बोलो, मैं दोबारा बोलूंगा। जल्दी जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। थैंक यू अंजलि, थैंक यू कार्तिक, मैं बाकी लोग का वेट कर रहा हूँ। ओके वरुण, जय किशन, चेतना, पर्व, भवेश भाई, चेतना जी बात ही नहीं कर रही, गुस्सा हुई। अमनजोत, ओके, फैंटास्टिक। तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे लिखो आप exchange gain is $1000 into $50 - 48 करके 2000 करके बराबर। ऐसा लिखो पीएनएल और लिख के ऐसा काटो। बराबर। और यहाँ पे लिखो करके, इसके नीचे लिखो, ज्ञान लिखो कि टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज्ड, to the extent of previous exchange loss capitalized in the bracket, that is 2800, to the extent of previous exchange loss capitalized, that is 2800, comma, we will deduct this exchange gain from the cost of asset. We will deduct this exchange gain from the cost of asset. That is, we will deduct this exchange gain from the cost of asset. That is reverse capitalized. That is reverse capitalized. Full stop. In this case, comma, full 2000. In this case, comma, full 2000 will be reverse capitalized. In this case, comma, full 2000 will be reverse capitalized. That is, in this case, comma, full 2000 will be reverse capitalized. That is less from cost of asset. In this case, comma, full 2000 will be reverse capitalized. That is less from cost of asset. Done. Guys, can I go ahead? अगर हाँ तो फिर एक काम करो, आर लिख दो करके, ठीक है? आर वेरी फेवरेट अक्षर, जल्दी। अरे मतलब, अरे आगे जाओ क्या जल्दी, बराबर। वाई लिख दो, जल्दी बोलो। कैन आई गो अहेड गाइस? डन, वेरी गुड। हाँ बराबर, मन सही है। फिर अब सुनो, बराबर। अच्छा, ये एक केस थी में
ठीक है सर। अब नेक्स्ट, अब देखो आगे क्या बोला, ध्यान से सुनो, बाकी अभी हुआ नहीं है। फिर देन दे आर टेलिंग यू इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 13 इज $1 इज इक्वल टू 44 करके। अब क्या हो जाएगा, अरे बाबा देख भाई ऐसा है करके कि 31 मार्च 12 को रेट जो है वो 50 था, 31 मार्च 13 को अगर 44 होगा तो कहने से वापस एक्सचेंज गेन ही आएगा, बराबर। तो अगर एक्सचेंज गेन आएगा करके, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं, आइए केस नंबर डी। केस नंबर डी करके, ठीक है, अपन ऐसा बोलते देख भाई, सबसे पहले 31 मार्च 12 को 50 था एंड 31 मार्च 13 को 44 हो गया, देयरफॉर एक्सचेंज गेन आने वाला है करके, यहाँ पे ऐसा अपन लिख के रखते हैं, बराबर ना। अच्छा देन अब उसमें लिखो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन कितना इज $1,000 into 4%, $1,000 into 4% into 44 per dollar into 44 per dollar कितना आ रहा है, $1,000 into 4% into 44 per dollar कितना आ रहा है भाई लोग, गिव मी एन आंसर प्लीज। 1760 क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। अच्छा अब पॉइंट नंबर 6, एक्सचेंज गेन कर रही है कितना, $1,000 इंटू 50 माइनस 44 पर डॉलर इज इट ₹6,000। हाँ बोलो भाई क्या करने का, बोलो भाई क्या करने का, 6,000 का एक्सचेंज गेन आ गया भाई, 6,000 का। क्या करूं, पूरा का पूरा 6,000 जो है वो क्या कर देते, माइनस कर देते, क्या बोलते हो, बराबर ना। हाँ यस नो भाई, ऑब्वियसली नो भाई। आपने ना कैपिटलाइज कितना किया था 2,800, तो रिवर्स मैक्सिमम कितना करोगे, मैक्सिमम यू विल डू इज 2,800। अरे आपको समझता है क्या 3,200 पीएल में जाएगा, मन नॉनसेंस, 800 रुपया थोड़ी रिवर्स करेगा, 2,800 जो है वो अपन रिवर्स करेंगे बिकॉज उतना ही कैपिटलाइज हुआ था, और बाकी जो है 3,200 वो पीएनए में जाएगा। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, बराबर। लिखो, अरे अरे सर क्या तू ही लिखा ना 2,800, बोलता है 2 स्किप हो गया, 2 है तू, लिखो लिखो टू द एक्सटेंट ऑफ previous loss रिवर्स कैपिटलाइज कितना 2,800 एंड जो बाकी गेन है बैलेंस गेन है पीएनए में जाएगा कितना 3,200। ये तो ना मतलब कोई छोटा बच्चा जो है ना इंटर का वो भी कर लेगा, ठीक है। तुम्हारे में दम है ना और हिम्मत है ना तो केस नंबर सी करके दिखाओ, ठीक है ना। ये तो कोई भी कर लेगा करके। अब बताओ देखो तुम्हारे में कितनी बुद्धि है करके, ऐसे तो हो ही गया ना तुम्हारा ऑलमोस्ट एफआर करके, ठीक है। तो अब तक तो तुमको आ ही जाना चाहिए एफआर, है ना। देखते तुम्हारे में कितनी बुद्धि है। रेडी रेडी, जल्दी बोलो ना, अभी डर क्या रहे हो करके, फाटे गेम से तारी, बोलो जल्दी। रेडी बोलू, ये पूरा गेम ना मैंने लास्ट वाले केस के लिए किया करके, बाकी सब तो टाइम पास था। रेडी चलो लिखो, अमन चैलेंज करके लाके दिखा दे एग्जामिशन एफआर में, ठीक है। ओपन चैलेंज, तू जहां बोलेगा वहां पार्टी। ये तुम में से किसी को भी एक शिट ग्रैंड अनाउंसमेंट नहीं किया क्या मैं,
शिट, ओ शिट, मतलब इंटर में तो वैसे फेंक देता हूँ बच्चों को, फाइनल में मैंने एक्चुअली किया है करके, ठीक है। एक मेरी बच्ची है प्रियंका करके है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे तो तुम जाओगे तुमको मिल जाएगी, उसको एफआर में एग्जामिशन आया करके, ठीक है। तो मैंने उसको बोला था कि तेरे को एफआर में एग्जामिशन आया ना तो तू जो रेस्टोरेंट बोलेगी ना उधर पार्टी, लेकिन तेरे को अगर 75 के ऊपर आया ना करके तो तू जो 5 स्टार बोलेगी उधर पार्टी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है करके, ठीक है। भावेश बोलता आईडी दो। भावेश नॉनसेंस। लिखो लिखो केस नंबर सी, लिखो if exchange rate was 44 per dollar and $600 borrowing is repaid last year, that is only $400 principal आउटस्टैंडिंग। चलो करके दिखाओ। अबे विवेक, इंटर में स्कीम देना पड़ता है, फाइनल में नहीं दूंगा कसम से, आई स्वेयर। हाँ देखा देखा, धीर आई लव यू टू। धीर कह रहा है प्रियंका मेरी सीनियर ऑफिस में, वेरी गुड धीर, पूछ लेना उसको, शी स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन इन एफआर। मस्त बच्ची है, उसको खाली एफआर में एग्जामिनेशन आए, समझ रहा है। करके दो, और ये सच है करके, मतलब ऐसे मैंने एफआर की कसम करके, ठीक है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें अगर एफआर में एग्जामिनेशन आया तो तुम जो रेस्टोरेंट बोलो उधर पार्टी, जो 5 स्टार नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अगर 75 प्लस आ गया ना तो तुम जो 5 स्टार बोलो उधर पार्टी। तुमने बोला मेरे को सर वेस्टर्न गार्डन सिटी में डिनर करना है, तो अपन वेस्टर्न गार्डन सिटी में डिनर करने चलेंगे। यू हैव माई वर्ड ऑन रिकॉर्ड। हाँ रुचि भी मेरी स्टूडेंट थी मन, ठीक है, पढ़ा है, मेरी फेवरेट स्टूडेंट। मनाली चलते हैं, हाँ डन डन भावेश चलेंगे। मन नॉनसेंस। चलो करके दो, अभी एग्जामिशन लाएंगे नालायक। आंसर दो, बोलो। अभी दो ना आंसर करके। चलो कोई आईडी मांग रहा है, कोई मनाली जाने बोल रहा है, आंसर दो इसका। भाई मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो ना कि नहीं आ रहा है, तुमसे बोल दो ना नहीं सर नहीं आ रहा है करके, हम इतने काबिल ही नहीं है। बोलो जल्दी। कार्तिक कह रहा है, कार्तिक रॉन्ग है, मजा आ गया। हाँ कार्तिक इज डाउन, 1 मैन डाउन, 13 टू गो। बोलो बोलो। क्या हुआ मन, चैलेंज लगा रहा था ना तू, क्या हो गया? अक्षत किधर गया? बॉर्न रेडी। कार्तिक तूने ये बताया कैपिटलाइज कितना है, ठीक है, मुझे ये जानना है कि रिवर्स कैपिटलाइज कितना है। कैपिटलाइज छोटा बच्चा ही बता देगा ना कार्तिक, मतलब ये क्या फालतू आंसर लिख रहा है। रिवर्स कैपिटलाइज कितना वो बता ना भाई।
1 मिनट और रुकेगा मैं, फिर मैं समझ जाएगा तुम काबिल नहीं है। पर्व माय बॉय, पर्व ने एक आंसर दिया है, देखते हैं। एनीबॉडी एल्स? पर्व माय मैन, पर्व हैज गॉट एन आंसर। पर्व यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दूर से फ्लैंक किस ले ले, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये मन अभी तो कॉपी करके लिखेगा ना तो सेंस नहीं है। वेरी गुड पर, वेरी गुड। अक्षत अभी बस हो गया, गया गया, पर्व ने दे दिया आंसर। चलो, if exchange rate was 44 per dollar and $600 borrowing as repaid last year, that is only 400 principal dollars principal outstanding करके, that is your केस नंबर सी। अब ये इंपॉर्टेंट है करके, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं अपन, इंटरेस्ट। तो इसमें लिखो आप, लिखो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन, कितना? $400 इंटू 44 पर डॉलर इंटू 4% करके। प्लीज टेल मी कितना आता है। प्लीज टेल मी कितना आता है। करेक्ट, ये तो 704 ही आएगा, और इसको तो ऑब्वियसली कैपिटलाइज करना है। ये आंसर हमारे कार्तिक जी ने दे दिया था, बराबर, बहुत खूब कार्तिक जी। अब सीधी बात है, एक्सचेंज गेन हो रहा है कैसे? अरे यार बुद्धि लगाओ भाई। 31 मार्च 12 को अगर रेट जो है वो 50 है एंड 31 मार्च 13 को अगर रेट जो है वो 44 हो गया, तो सीधी बात है एक्सचेंज गेन तो होना ही है, बराबर। तो एक बार निकालते करके, अपन निकालते करके अपन बोलेंगे पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज गेन करके, बराबर। लेकिन एक चीज प्लीज याद रखना, $1000 इंटू 50 पर डॉलर माइनस 44 पर डॉलर, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। 50 माइनस 44 हुआ वो ठीक है, लेकिन यहां 1000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मालिक $1000 तो बचा ही नहीं है। आपका जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो तो खाली $400 है। अरे योर लोन आउटस्टैंडिंग इज ओनली $400, राइट? सो यू कैन कैलकुलेट गेन ओनली ऑन $400, विच इज हाउ मच? 2400 करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अब सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, अब इसका क्या करने का करके। तो अपन बच्चे बोल रहे थे कि सर इसको ना रिवर्स कैपिटलाइज कर दो करके, बराबर। अच्छा, अब यहां पर गलत हो जाते हैं। देखो पहले तो ना यहाँ यही बच्चे गलत कर देते। पहले मैं आपको बता दूं ये $400 आना चाहिए करके, ठीक है। ये तो चलो क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, बच्चे बोलते सर रिवर्स कैपिटलाइज कर दो। अपन ना डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों? आपने जो 2800 ऐड किया था ना, वो $1000 के ऊपर था, 1000। ये जो 2400 आप रिवर्स कैपिटलाइज करने की बात कर रहे हो ना, ये $400 के ऊपर है। आई विल रिपीट अगेन, वो जो 2800 आपने कैपिटलाइज किया था, दैट वाज ऑन $1000। ये जो आप रिवर्स कैपिटलाइज करने की बात करो, दिस इज ऑन $400। तो अपन को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्चुअली निकालना पड़ेगा कि मैं कितना रिवर्स कैपिटलाइज कर सकता हूं। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड कार्तिक। तो अपन ऐसा बोलेंगे, देख भाई यहां पे लिखो रिमार्क, लिखो रिमार्क। अपन ऐसा लिखेंगे, एक्सचेंज लॉस बोरोइंग। लिखो बोरिंग $1000, तो एक्सचेंज लॉस कितना? 2800 करके। अगर बोरिंग आपका $400 है तो एक्सचेंज लॉस कितना होगा? तो पर माय मैन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 1120 करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला था? आपका एक्सचेंज लॉस आ जाएगा 1120। इतना आप रिवर्स कैपिटलाइज करोगे। डू यू गेट दिस गाइस? आपको ये समझा क्या? प्लीज मेरे को इन्फॉर्मेशन दो ना, प्लीज वाई लिख दो ना करके। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? जल्दी मेरे को बोलो, बराबर।
इसमें बोलेंगे देयर फॉर फ्रॉम 2400 करके इक्विवेलेंट पोर्शन, मान ये इक्विटी नहीं है बेटा, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट पोर्शन ऑफ एक्सचेंज लॉस 1120 this is the exchange gain which should be reverse capitalized. नहीं अक्षर, केस ई नहीं है बेटा, ये केस सी है. दिस इज द एक्सचेंज गेन विच शैल बी रिवर्स कैपिटलाइज. बाकी जो बैलेंस गेन है करके इस 1280 वो कहाँ जाना चाहिए, पीएल में करके. इसके पहले केस डी था, हाँ तो ये केस ई है, सॉरी बराबर अक्षर, ये केस ई है. डन, बराबर. ये लिखा गया, ये इक्विवेलेंट पोर्शन है, वरना बच्चे इसको इक्विटी समझ लेते हैं. इक्विवेलेंट पोर्शन ऑफ एक्सचेंज लॉस 1120, ये एक्सचेंज गेन है जो रिवर्स कैपिटलाइज करना है, और बाकी जो बैलेंस गेन है 1280 पीएल में जाएगा करके. एम आई वेरी 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 क्लियर? अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? ठीक है, डन. अच्छा, अब वो एक पार्ट बचा है करके, कौन सा, ये वाला करके. अब ये क्या है, सुन अब इधर आ, ये वाला. अब वो देख क्या बोलता है, वो बता देख भाई, इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 March 12 $1 इज इक्वल टू 41. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई करो. देख कहने से 31 March डे वन पे आपका जो एक्सचेंज रेट था वो 40 था, ठीक है. ईयर एंड पे अगर वो 41 हो जाएगा तो कहने से एक्सचेंज लॉस कम आ जाएगा. सो ये वाला जो है ना वो डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है. ये वाला डिफरेंट कंसेप्ट है, मतलब जो आगे ही केसेस है ना वो इससे लिंक नहीं है, वो तो तुम्हारे केस नंबर ए से लिंक्ड है. अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया करके. डू यू गेट दिस? तो ये तो इंडिपेंडेंट केस है, मतलब आप खुद ही सॉल्व कर लो ना करके. क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल देख भाई, डे वन पे रेट कितना था करके, 40 था करके, ठीक है, और ईयर एंड पे कितना हो जाएगा करके, 41 हो जाएगा करके. बताओ ना क्या करने का, एक्सचेंज लॉस कितना करके, कितना आएगा एक्सचेंज लॉस. अपन बोलेंगे ₹1 पर डॉलर करके इनटू हाउ मच, कितने डॉलर अपने पास, $1000 करके, तो कितना आ जाएगा, ₹1000 का आपका एक्सचेंज लॉस आ जाएगा करके. अरे बराबर के नहीं करके, बराबर ना, हाँ वही लिखा एक्सचेंज लॉस 1000 करके, बराबर. अच्छा, और क्या करने का करके, और फिर आगे भाई अपन इंटरेस्ट निकालेंगे वगैरह वगैरह करके. मतलब ये बेसिकली जो अपने केस ए के लिए किया था ना, केस ए के लिए, बराबर. अब ये सेम चीज अपने को केस बी के लिए करना है, बस इतना ही उन्होंने बोला था करके. लेकिन जो केस सी डी और ई है ना करके, वो किससे लिंक्ड है, वो केस ए से लिंक्ड है करके. इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था लिंक टू केस ए ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल. एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो ये वाला जो आप केस बी वाला पार्ट है मेरे को करके दो ना प्लीज. ये ऑल टुगेदर करके एक डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट केस है, करके दो जल्दी. बोलो कितना आता है अक्सर, मेरे को आंसर दे. बस इन डैश 20 से कुछ बचा नहीं है, एक दो छोटे छोटे पॉइंटर्स बचा है वो खत्म करते हैं. मेरे को आंसर तो अक्षर डन लिखने से कुछ नहीं होगा, चीनी बेवड़े, आंसर तो दे.
मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं दोस्तों, आंसर। बराबर, ये 1000 कैपिटलाइज करने का है, ठीक है अक्षत। बाकी करेक्ट, फेयर फेयर फेयर। हाँ तो हो गया ना करके, नो पीएनएल, ठीक है। तो 1000 जो है वो कैपिटलाइज करना और पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा करके। अरे बराबर के नहीं। और इंटरेस्ट कितना आएगा अक्षत? इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बता ना। $1000 इंटू 4% इंटू 41 कितना आता है? कितना आता है? 1640 करके, ठीक है। ये भी क्या करना है? कैपिटलाइज करना है करके, ठीक है। तो ये 1640 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ये 1000 का एक्सचेंज लॉस कैपिटल होगा, पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा, खत्म। एम आई वेरी 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 क्लियर? अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? जल्दी से नीचे आओ करके। जल्दी से नीचे आओ। इज दिस वेरी 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 क्लियर? बराबर, 2 से 3 छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी करके उसको टारगेट करता है और ये चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करते करके, बराबर। ओके, एक काम करो करके, आपकी जो थियोरी टेक्स्ट बुक है ना करके, एक बार वो निकालो। थियोरी टेक्स्ट बुक है ना, एक बार वो निकालो, ठीक है। IND-23 का जो थियोरी टेक्स्ट बुक है वो निकालो। उसमें ना ये जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस का है ना, उसका एक अलग से पेज दिया हुआ है करके, ठीक है। आई थिंक सेकंड या थर्ड साइड पे आएगा करके, वहां पे मस्त ऐसा बढ़िया सा ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के पूरा लिख दो ना, रिफर फ्रॉम नोटबुक करके, बराबर। रिफर फ्रॉम नोटबुक करके। भावेश कहता है ही नहीं, टेक्स्ट बुक में पेज ही नहीं है। बढ़िया भावेश जी, बहुत बढ़िया। भावेश नॉनसेंस, ठीक है, बराबर। बेसिकली टेक्स्ट बुक में जाके एक्सचेंज लॉस का पेज है, उस पर क्लियर कट ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के लिख देना करके, रेफर फ्रॉम नोटबुक करके, ठीक है। चलो लास्ट 2 छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी है, लिखो। एक लिखो अभी इसको आप, मतलब अगर आपको याद है कौन सा, याद है अपना कौन सा रोमन नंबर था, याद है क्या अपने को? दे दो अदर पॉइंट्स करके अदर पॉइंट्स, उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, डिविडेंड पेएबल ऑन शेयर्स क्लासिफाइड as financial liability. Dividend payable on shares classified as financial liability. बराबर, ओके रुको, डिविडेंड पेएबल ऑन शेयर्स क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी करके, बराबर। अब ये क्या है? सुनो, अब ये ना, अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। हाँ जे है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको थियोरी नहीं लिखा रहा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है करके, छोटे छोटे पॉइंट से करके। ध्यान से सुनना, एमसीक्यू ले काम के, सम वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं करके, सुनना। जहाँ थियोरी जरूरत होगा वहां लिखाऊंगा। अभी अगर आपको याद है, एक बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर हुआ करता था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करके, बराबर। आप सुन लो, उसमें ना आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है करके, ठीक है, आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है, या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होते थे, या तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते थे। अरे आपको याद आ रहा है क्या? या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन मीट करते थे, या तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन मीट करते थे। अब इस केस में जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, उस डिविडेंड जो है वो था डिविडेंड, बट उसका जो नेचर है, नेचर वो इंटरेस्ट का था। मतलब होता वो डिविडेंड है, बराबर, लेकिन नेचर जो है ना वो इंटरेस्ट जैसा ही होता है करके, बराबर। अगर आपको याद है, मैंने आपको तभी बताया था करके, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स करके, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर है, उसके ऊपर आपको ना डिविडेंड हर साल देना ही है, मैंडेटरी है। तो डिविडेंड हर साल देना ही है, तो कहना से डिविडेंड हर साल देना ही है, मतलब नेचर तो इंटरेस्ट का हो गया। तो वो जो डिविडेंड होता था ना, उसका नेचर इंटरेस्ट का होता था, और दैट इज वाई करके वो जो डिविडेंड है वो भी आपके
इन डैश 23 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है करके, मतलब दैट डिविडेंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट करके, मतलब वो भी आपके बोरोइंग कॉस्ट के कंसेप्ट में कवर हो जाता है। बेसिकली पूछेगा ना कि बोरोइंग कॉस्ट मतलब और क्या क्या होता है, तो बोलने का अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट वो डिविडेंड को भी बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है करके, बस इतना सा कंसेप्ट है, लिख दो ना करके ये जल्दी। अभी ना उसके ऊपर ना मॉड्यूल में 5 से 6 लाइन लिखी है करके, उसका अल्टीमेट मतलब यही है करके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखा जल्दी। इज इट डन? ये भाई लोग हो गया क्या? अरे यार मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग का यार, बोलो ना जल्दी गाइस। डन। देन इसमें एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कार्तिक तेरे को ऐसा पीटूंगा ना मैं, भाभी है ठीक है। ये क्या हो गया भाई? हाँ अब सुनो ना, पॉइंट नंबर 2 लिखो। कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके। अब इसमें भी दुनिया भर का थियोरी लिखा हुआ है, अपने को ना कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है करके। आप ना पता क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रेफर वो पेरेंट सब्सिडरी क्वेश्चन। आपको याद है कल मैंने आपको जब लेक्चर लिया था करके, उसमें एक क्वेश्चन था, एक पेरेंट कंपनी थी, फिर एक रियल एस्टेट कंपनी थी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, फाइनेंस कंपनी थी, वो वाला क्वेश्चन रेफर कर लो, आपको थियोरी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अरे 4-5 लाइन का थियोरी है करके, मतलब आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना करके, ऐसा नहीं है कि भाई बता रहा हूँ करके, ठीक है ना। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे उसमें मैंने यही लिखवाया करके, आपको थियोरी मैंने नहीं लिखवाया करके, ठीक है, जरूरत ही नहीं है करके। आप वो क्वेश्चन रेफर कर लो, आपका काम बन जाएगा, बराबर। अच्छा साले पूछ रहे रुचि कौन है? भाभी है तुम्हारी, क्या दिक्कत है बोल, नालायक को। लिखो पॉइंट नंबर 3। रिकॉर्डिंग देख के पढ़ते नहीं है, फालतू चीजें पहले लिखते हैं। लिखो सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन डायरेक्टली रिफर पेरेंट सब्सिडरी क्वेश्चन लिखा हुआ है भावेश। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर मैच्योरिटी इन्वेंटरीज। अब ये क्या है सर? लिखो, लिखा तो
सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर मैच्योरिटी इन्वेंट्रीज करके। बोलू बराबर। लिखो, एक काम करो, लिखो, इसमें 3 4 लाइन लिखना पड़ेगा। लिखो फॉर मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज, लिखो जल्दी, फिर समझाता हूं। फॉर मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज कॉमा इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, फॉर मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज कॉमा it is sometimes difficult to determine when the period of production ends. For maturing inventories, comma, it is sometimes difficult to determine when the period of production ends. That is when the inventories are being, that is when the inventories are being held for sale, that is when the inventories are being held for sale, as opposed to being held to mature, as opposed to being held to mature. बराबर। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल विस्की, क्या बात है। एग्जाम्पल विस्की इज मेच्योर आफ्टर 3 years। अरे विस्की होता है ना, लिचिल थची। एग्जाम्पल विस्की इज मेच्योर आफ्टर 3 years, but it would acceptable to continue, but it is acceptable to continue to add borrowing cost, but it is acceptable to continue to add borrowing cost as long as it continues to increase value, as long as it continues to increase value solely, on account of increase in age rather than inflation fluctuation, etc. Solely on account of increase in age rather than due to inflation fluctuation, etc. Correct? Last line. If this cannot be demonstrated, then it shall be regarded as held for sale. If this cannot be demonstrated, then it shall be regarded as held for sale, and no further borrowing cost should be capitalized. Then it shall be regarded as held for sale and no further borrowing cost should be capitalized. बराबर।
जहां तक एक बार हो गया तो बोलो, एक बार अंडरस्टैंडिंग चालू करता हूं, मतलब 2 मिनट का भी नहीं है करके। कैन आई स्टार्ट? इफ यस तो प्लीज वाई लिख दो। स्टार्ट करो गाइस, बराबर, डन, ओके। अब सुनो ध्यान से सुनो। अभी ऐसे दुनिया की कुछ बहुत ही बड़े बड़े चीजें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वाइन, ठीक है, जैसे सुला वाइन यार्ड्स करके, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल अपन पकड़ लेते हैं करके विस्की, ठीक है, जैसे एक ब्रांड है करके पॉइजन करके, मतलब बता रहा हूँ, मुझे पहले ब्रांड्स पता है करके, करता नहीं हूँ मैं करके, ठीक है। वाइन हो गया, विस्की हो गया करके, ठीक है। अब इसमें पता है क्या होता है करके, इनमें ऐसा होता है भाई साहब कि ये जितनी पुरानी होती है ना, उतनी ज़्यादा बढ़िया होती है करके, ठीक है। उतनी जितनी पुरानी उतनी बढ़िया करके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से करके। अब ये वो असेट्स है जिनको बनने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है करके, बराबर ना। ऑब्वियसली इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करके, ठीक है। अब सीधी बात है, अगर इसको बनने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो कहना है से ये जो असेट है वो क्वालिफाइंग असेट हो गया करके, बराबर। यस सर, एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। अच्छा, अब मैं आपको ये बोलने की ट्राई कर रहा हूं कि पता कैसे चलेगा कि ये बन गया, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ये बन गया। क्योंकि देख ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल करके, फॉर एग्जाम्पल 3 साल इज एन आइडियल टाइम करके, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं करके, इसलिए आपके स्टैंडर्ड में भी बार बार वो 3 इयर्स वर्ड मेंशन किया है। मिनिमम 3 साल लगता है करके, मिनिमम। मन बोलता है टेस्ट करके, अरे इसके फोन पे लड्डू गोपाल की फोटो है, ये वाइन टेस्टिंग की बात कर रहा है, नालायक। सुन, 3 साल इज एन आइडियल टाइम, 3 साल के बाद ना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टेस्ट हो जाता है करके, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन ने बोला कि सर जितनी पुरानी उतनी बढ़िया है करके, बराबर, एकदम बराबर सर करके। मतलब कहना है 4 इयर्स के बाद तो और बढ़िया हो जाएगी, 5 इयर्स के बाद तो और बढ़िया हो जाएगी करके, वगैरह वगैरह, 6 इयर्स के बाद तो और बढ़िया हो जाएगी, बराबर ना। अच्छा, अब क्या करने का, अब ऐसे केस में क्या करने का, ऐसे केस में ऐसा करने का कि देख भाई ध्यान से सुनना करके, अगर सुन, इफ आफ्टर 3 इयर्स, सर 3 इयर्स क्यों बोल रहे हो, बिकॉज 3 इयर्स कम से कम लगता है रेडी होने के लिए, इसलिए आपके स्टैंडर्ड में 3 इयर्स वर्ड लिखा हुआ है करके, ठीक है। इफ आफ्टर 3 इयर्स आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि वैल्यू जो है ना वो और बढ़ने वाली है। मतलब अगर आपने इसको और 1 साल रखा तो इसका टेस्ट जो है वो और बेटर हो जाएगा, वैल्यू जो है वो और बेटर हो जाएगा। तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइजेशन है ना, ध्यान से सुनो, कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 3 इयर्स। मतलब अगर आपको लगता है करके 3 साल के बाद आपको लगता है करके कि नहीं भाई इसको 2 साल अगर अपन ने और रखा ना तो और बेहतरीन वैल्यू हो जाएगा, बराबर, और बेहतरीन वैल्यू हो जाएगा करके। अब ये सोलली ड्यू टू एजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद रखा तो और महंगी हो जाएगी इन्फ्लेशन के चक्कर में। अबे इन्फ्लेशन की बात मत कर, अगर तुझे लगता है कि 2 साल तू और इसको एजिंग करने के लिए रखेगा, एजिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। एजिंग प्रोसेस की वजह से अगर वैल्यू बढ़ जाएगा तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन यू कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 3 इयर्स। लेकिन 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 अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो करके, कार्तिक और मन, मैं दोनों को बाहर भेज दूंगा लेक्चर के, टाइम पास करना बंद करो, ठीक है ना। दोनों अपनी चुम्मा चुम्मी पर्सनल व्हाट्सएप पे करने का, अपना चैट बॉक्स से स्पैम करना बंद करो। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो करके, ठीक है, इफ यू कैनॉट डेमोन्स्ट्रेट कि वैल्यू जो है ना वो बढ़ने वाला है, मतलब 3 साल के बाद आप डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो कि भैया वैल्यू बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, तो क्या करने का, तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन मैक्स 3 इयर्स, उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं मिलेगा करके, मतलब उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों, बिकॉज 3 इयर्स तो आपको स्टैंडर्ड ने आइडियल टाइम दिया है करके। तो 3 साल के बाद अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि एजिंग प्रोसेस की वजह से वैल्यू और बढ़ने वाला है, तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू बियॉन्ड 3 इयर्स। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं होने वाला है करके, ठीक है, आप डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो मैक्सिमम 3 इयर्स करके। एम आई वेरी 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 क्लियर? अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू में डेफिनेटली आ सकता है करके। ठीक है, तो इसको आप एक काम करो, लिख दो प्लीज, लिखो जल्दी। और सब एक बार टेक्स्ट बुक निकालो, एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, करा ही देते करके, खत्म।
चैप्टर ही खत्म कर देते हैं। डन, आगे जाओगे। डन, भाई लोग, इज इट डन? कैन आई गो अहेड? जाओ आगे। फिर एक लास्ट कंसेप्ट बचा है करके, एक काम करो, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो प्लीज, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, ठीक है। उसमें ना आपकी टेक्स्ट बुक में, एक मिनट रुक, इधर इसको ना, एक कार्तिक को बाहर करता हूँ, फिर अक्षत को बाहर करता हूँ, मन को बाहर करता हूँ, रुक जाओ, हट, ये सारा स्पैम किया जा रहा है, हट। फिर हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। एक ना आपकी टेक्स्ट बुक में करके तीसरे या चौथे पेज पे करके टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन करके कंसेप्ट है करके, टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन, एक बार उस पे आओ ना करके, टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन करके, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 है, टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन करके, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है करके, इसलिए मैं आपको यहां पे जबरदस्ती नहीं लिखवा रहा करके। टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन, रेफर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अरे मिला क्या? मेरे को बोलो ना जल्दी। अमनजोत, वरुण, भावेश, पर्व, अंजलि, जय किशन, चेतना, लास्ट कंसेप्ट है इसके ऊपर एक छोटा सा मैं, दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर करके। फिर एक दो छोटे सा मैं आपको होमवर्क दे दूंगा करके, वो कर लेना, टाइम पास क्वेश्चन है, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। जल्दी मेरे को बोलो ना, मिला क्या? मिला क्या आप लोग को? ये जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूं करके। मिला आपको? टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन, उसमें से 3 पार्ट्स है, कमेंसमेंट, सस्पेशन और सेसेशन। मिला? अब बोलोगे तो मैं आगे जा पाऊंगा यार। मनजोत, वरुण, भावेश, पर्व, अंजलि, कृष्णा, जय किशन, चेतना, मिला? ओके। अब कमेंसमेंट में ना, कमेंसमेंट में उसमें ना 3 बातें लिखी है करके, ठीक है। एक कुछ तो डेट ऑफ लोन लिखा हुआ है, फिर एक लिखा हुआ है डेट व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एंड तीसरा लिखा हुआ है डेट व्हेन एक्टिविटीज कमेंस। तो वो जो डेट ऑफ लोन लिखा है ना करके, उसको काटो, वहां पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है करके, वो डेट ऑफ लोन को काटो, वहां पे लिख दो बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड। आई रिपीट, कमेंसमेंट में ना, कमेंसमेंट में जो पहला पॉइंट है डेट ऑफ लोन, उसको काटो और वहां पे लिखो बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड करके, लिखो बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड करके। लिखा आपने? लिखा आपने? वरुण, अंजलि, पर्व, ऑल गुड? चेतना, कृष्णा, कैन आई स्टार्ट? ओके। अब देखो, तो बेसिकली आपको ये बोलने की ट्राई कर रहा है कि टाइमिंग फॉर कैपिटलाइजेशन, उसमें 3 पार्ट्स है। पहला है कमेंसमेंट,
ये इंटर का कंसेप्ट है कि बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट कब करने का। तो बोलते हैं देख 3 चीज है, तीनों में से व्हिचएवर इज लेटर जो हो ना तब करने का। मतलब पहला बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड, मतलब इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाना चाहिए। दूसरा डेट व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब तू ना फॉर एग्जांपल खर्चा वगैरह चालू हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने को बिल्डिंग वगैरह बनाने का है तो सीमेंट की बोरी वोरी लेके आ जा। या फिर डेट व्हेन एक्टिविटीज कमेंस, मतलब कि देख फॉर एग्जांपल ना यूं नहीं कि तू सीमेंट वगैरह लेके आ गया और तू खाली बैठा है, तेरे को ना एक्टिविटी भी चालू कर देने का। अच्छा एक्टिविटीज का मतलब ना, एक्टिविटीज के बाजू में नोट नंबर 1 लिखा है। एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि तू खेलने और हथौड़ा लेके एक्चुअली बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर तू टेक्निकल प्लानिंग चालू कर देता है, ब्लूप्रिंट चालू कर देता है, तो भी ऐसा माना जाएगा कि तूने एक्टिविटीज चालू कर दिया। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो एक कमेंसमेंट कंसेप्ट आपका इतना ही, इससे ज्यादा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या होता है, कब आपको बोरोइंग कॉस्ट जो है ना, कब आपको बोरोइंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड मतलब क्या होता है, टेम्पररी आपको होल्ड करने बोला जाएगा। तो वहां पे ना आप ये लिखो करके, सस्पेंशन के नीचे ऐसा लिखो, सस्पेंशन के नीचे आप ऐसे लिखो, चेक रीजन, नॉर्मल या फिर अब नॉर्मल। नॉर्मल है, कंटिन्यू, अब नॉर्मल है, नॉर्मल एग्जाम्पल रेन, एबनॉर्मल एग्जाम्पल स्ट्राइक। ठीक है, तो स्टॉप कर दो, तो सस्पेंड कर दो। एक काम करो, स्टॉप मत करो, सस्पेंड लिखो। तो सस्पेंड कर दो। बराबर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका ना कामकाज रुका है करके, अब रीजन चेक करो। फॉर एग्जांपल अगर रीजन नॉर्मल है, जैसे बारिश में ना कामकाज वगैरह बंद होता है करके, तो फॉर एग्जांपल अगर बारिश की वजह से बंद किया तो ये तो नॉर्मल रीजन है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, उसके वजह से आपका कामकाज बंद है करके, ठीक है, तो लॉ बोलते हैं नहीं, फिर हम आपको कैपिटलाइजेशन करना अलाउ नहीं कर सकते, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मान लो 1 महीना नवंबर के महीने में स्ट्राइक था, तो नवंबर का बोरिंग कॉस्ट पीएनए में जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? और लास्ट पार्ट आता है आपका सेसेशन। सेसेशन मतलब क्या होता है, परमानेंटली स्टॉप कब कर देने का। अब परमानेंटली स्टॉप कब कर देंगे, जब आपका असेट फॉर एग्जांपल रेडी टू यूज हो जाएगा, तो सीधी बात अपन स्टॉप कर देंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, वहां पे ब्रैकेट में एक चीज लिखा है कि इफ असेट गेट्स रेडी टू यूज इन पार्ट्स, कैपिटलाइजेशन शुड सीज प्रोपोर्शनेटली। फॉर एग्जांपल 2 बिल्डिंग है करके, ठीक है, अब एक बिल्डिंग का कामकाज ना रेडी हो गया, एक बिल्डिंग पूरी तरह रेडी हो गई करके, एक बिल्डिंग बन रही है करके, तो एक बिल्डिंग तो तेरी रेडी हो गई ना, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर तू क्या कर, इंटरेस्ट जो है वो स्टॉप कर दे, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसके ऊपर तू कंटिन्यू कर। इतना समझा क्या? जल्दी मेरे को बोलो, इज दिस कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर? अमनजोत, वरुण, भावेश, पर्फ, अंजलि, जय किशन, चेतना, कृष्णा, समझा क्या आपको क्या हुआ? एक लास्ट छोटा सा सम बाकी करके करवा दो क्या? आओ ना, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये देखो अगेन सी एंटर का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग। द की डेट्स आर एज फॉलोज। 15 मई को लोन इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड करके, मतलब कहने से इस दिन आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया, ठीक है। फिर 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंसेस, मतलब कहने से इस दिन आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अच्छा फिर 19 जून को एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड। अच्छा तो आपने फॉर एग्जांपल खर्चा जो है वो 19 जून को किया, बराबर। अच्छा तो कहने से आप बोलोगे विच एवर इज लेटर, अब तीनों में से विच एवर इज लेटर क्या है, कहने से 19 जून है, बराबर। अच्छा फिर आपको बोला 8 जुलाई को कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस कर दिया। अरे कंस्ट्रक्शन वर्क जो कमेंस किया ना करके, वो आपको एडा बना रहे करके, देख भाई एक्चुअली ना तू कामकाज स्टार्ट नहीं करेगा ना तो भी चलेगा, तूने टेक्निकल साइट प्लानिंग भी कर दिया ना तो भी माना जाएगा कि तूने कामकाज चालू कर दिया है करके। तो 8 जुलाई अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, 8 जुलाई और 2 जून में से अपने लिए रेलेवेंट 2 जून है, तो 8 जुलाई इररेलेवेंट है। तो इन तीनों में से विच एवर इज लेटर टू 19 जून हुआ ना, तो कमेंसमेंट डेट कौन सा हुआ, 19 जून, खत्म। उसने आपको वही बोला है करके, देख लो, आइडेंटिफाई द कमेंसमेंट डेट दैट इज 19 जून। भावेश हो गया मेरा, टेंशन मत ले, 2 मिनट के अंदर आप कर रहे हैं। जल्दी मेरे को बोलो, ये समझा क्या? Is it crystal clear? Give me a confirmation guys, I'm waiting for you. All good? Done? Okay. एक ना बस मैं आपको ना 3 से 4 क्वेश्चन ना होमवर्क दे रहा हूँ छोटे छोटे, ठीक है, वो प्लीज करना।
तो अगले लेक्चर में अपन नया सॉनेट से स्टार्ट करेंगे। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, मेरी मानोगे तो एक दो होमवर्क क्वेश्चन में देता हूं तो प्लीज कर लिया करो, ठीक है ना। तो लिखो ना करके, क्लास वर्क सेक्शन में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 8 और होमवर्क सेक्शन में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दम नहीं है, फटाफट कर लेना करके। एम आई वेरी 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 क्लियर। पिछला जो रिकॉर्डिंग आप देखोगे उसमें मैंने आपको मेजरली इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो क्या है रिकॉर्डिंग इस पे दे दिया करके, होमवर्क करके, आपको एक दो एक्स्ट्रा दिया बट डजंट मैटर करके, आपको मैंने वो एग्जाम्पल भी तो करवा दिया, ठीक है। फेयर इनफ, इज इट क्लियर, डन। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा करके, प्लीज कर लेना, है ना, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना, एक एक बार प्लीज कर लेना। दैट्स इट। इसी के साथ आपका इंडिया 23 जो है वो यहाँ पे सर्वगुण संपन्न होता है। अगली बार अपन मिलेंगे करके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन आपका इंडिया 33 स्टार्ट करेंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर। उस दिन मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूं, आपके सैटरडे का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा टेंटेटिव है और संडे का लेक्चर जो है वो होगा, लेकिन सुबह नहीं होगा, वो थोड़ा शाम का होगा करके, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट देता हूं, प्लीज ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा, है ना। चलो गाइस, बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस। तो सी संडे का प्लीज कोई प्लान मत बनाना करके, ठीक है, प्लीज थोड़ा एक संडे मेरे को दे दो करके, है ना। चलो गाइस, बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।